नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह सादगी के साथ आयोजित करने के लिए तैयार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेलों के प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए। देश में अब तक 41 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत विश्व के 75% कोरोना रोधी टीकों का उत्पादन करने वाले विश्व व्यापार संगठन के 5 सदस्य देशों में फ्रांस से 3 राफाल लड़ाकू विमानों की नई खेप कल भारत पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया और अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एक्सचेंज पर हाल के साइबर हमले के लिए चीन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। दुनिया भर के खेल प्रेमी बड़ी उत्सुकता से कल से शुरू होने वाले ओलंपिक खेलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब ओलंपिक खेलों को रद्द नहीं किया गया बल्कि स्थगित किया गया। ओलंपिक खेलों का आयोजन पिछले वर्ष होना था। सुनते हैं कल से शुरू होने वाले खेलों के इस महाकुंभ पर एक रिपोर्ट। ओलंपिक खेलों का उद्घाटन कल जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय अनुसार ये उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। इस बार ओलंपिक का शुभांकर है मेरा तोएवो। जापान की राजधानी टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी से किया जाएगा। समारोह में किसी भी तरह की भव्यता नहीं होगी। इस समारोह में जापान के सौंदर्य शास्त्र को दर्शाया जाएगा। 150 करोड़ की लागत से बने स्टेडियम में टोक्यो ओलंपिक के दौरान 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। हालांकि कोरोना के चलते ये समारोह और कई खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी, क्योंकि जापान में कोरोना के कारण आपातकाल लगा दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन सहित 15 देशों के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस समारोह को देखेंगे। टोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 120 से भी ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की ओर से महिला मुक्केबाज मेरी कॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। इस बार 3 नई खेल स्पर्धाओं को भी शामिल किया गया है। कोविड के बढ़ते मामलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें अगर कोई खिलाड़ी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसे बाहर करने की बजाय उसे DNS यानी डिड नॉट स्टार्ट का दर्जा दिया जाएगा। ओलंपिक के दौरान दिए जाने वाले पदक जापान के रिसाइकल्ड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से बने हैं। ये पदक खिलाड़ियों के उत्साह और विविधता को प्रदर्शित करेंगे। इन पदकों का डिजाइन भी जापान की संस्कृति को दर्शाता है। इस बार के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का विषय है यूनाइटेड बाय इमोशन, यानी भावनाओं से एकजुट होना। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को इसी स्टेडियम में होगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोगों से आग्रह किया है कि वे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो बनाकर #हमारा विक्ट्री पंच के साथ साझा करें। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि लोग वीडियो बनाकर इसे 5 अन्य लोगों को टैग कर सकते हैं। इंडिया इंडिया
ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट का मनोबल बढ़ाए। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए। आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। श्री अनुराग ठाकुर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया और 5 लोगों को टैग किया। उन्होंने कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, क्रिकेट खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, अभिनेता अक्षय कुमार, बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा को टैग किया। श्री अनुराग ठाकुर के जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने भारतीय दल का उत्साह बढ़ाया। To support and encourage our Indian players in the Tokyo Olympics, here is our victory punch. Cheer for India! टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और उनको शुभकामनाएं देने के लिए देश भर से संदेश आ रहे हैं। भारतीय पहलवान और ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त ने टोक्यो में भाग ले रहे खिलाड़ियों के लिए कहा, ओलंपिक में जितने भी हमारे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि इस ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी ज्यादा मेडल जीत के आएंगे और नई बुलंदियों को छुएंगे, इतिहास रचेंगे। सभी देशवासियों से भी मेरी अपील है कि हमारे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं, उनके सभी मैच देखें। चीयर फॉर इंडिया। जय हिंद, जय भारत। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व खिलाड़ी अश्विनी नाचप्पा ने भी भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। Congratulations to all our Olympians who have qualified for the Tokyo 2020. Wishing you all the very best and have a very successful Tokyo Olympics. May you return with your best performance and make India proud. Cheer for India. टोक्यो ओलंपिक खेलों के सिलसिले में आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज की। 16 जनवरी 2001 को बेंगलुरु में जन्मे श्रीहरि नटराज पुरुषों की 100 मीटर बैक स्ट्रोक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक क्वालिफिकेशन का समय निकालने वाले दूसरे भारतीय तैराक हैं। रोम के सेटेकोली ट्रॉफी में तैराकी प्रतियोगिता में उन्होंने 53.77 सेकंड का समय निकाला और फिना द्वारा ए स्टैंडर्ड हासिल किया। नटराज ने 2 साल की उम्र से अपने भाई से तैराकी सीखनी शुरू की थी। फिलहाल 21 वर्षीय नटराज अपने प्रशिक्षक निहार अमीन से प्रशिक्षण ले रहे हैं। नटराज ने 18 साल की उम्र में 2017 की राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 50 मीटर, 100 मीटर और 200 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा रिकॉर्ड समय में पूरी की। उन्होंने 21 साल की उम्र में 2018 राष्ट्रमंडल खेलों के साथ साथ 2018 के एशियाई खेलों में और पहले 2019 विश्व एक्वेटिक मीट में भी हिस्सा लिया। कोविड महामारी के दौरान लगभग सभी एथलीट अभ्यास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस दौरान नटराज ने दुबई में तैराकी का अभ्यास किया। श्रीहरि नटराज के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए भारतीय खेल प्रेमियों को उनसे ओलंपिक में पदक की उम्मीद है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स डेस्क। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में प्रतिदिन ओलंपिक क्विज का प्रसारण कर रहा है। ओलंपिक क्विज में देश भर के श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। मंगलवार के सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश के गुना की दामिनी बाल्के ने भेजा है। दामिनी ने ओलंपिक क्विज के विजेता बनने पर आकाशवाणी समाचार का आभार व्यक्त किया। Thank you, ARS Sports Can, to give me this wonderful opportunity. मैं बास्केटबॉल में 4 बार और जूडो में 1 बार नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। खेलों के प्रति मेरा जो रुझान है सिर्फ स्पोर्ट्स कैन की बदौलत है। मैं ओलंपिक टीम के सारे एथलीट को पूरे भारतवासियों की तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। चीयर फॉर इंडिया, गो फॉर गोल्ड।
लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 76 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। कल 20,83,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। इस महामारी से 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे 2.09% है। कोविड जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है और अब तक 44 करोड़ 91 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 25 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय 2 करोड़ 88 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फिर स्पष्ट किया है कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई भी मृत्यु नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने औद्योगिक ऑक्सीजन को चिकित्सा उपयोग में लिया और इसका समुचित उपयोग निश्चित किया। श्री राजेश टोपे ने बताया कि इन प्रयासों से राज्य में कोरोना रोगियों की मौत में कमी लाने में मदद मिली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 62 नए मरीजों का पता चला। पिछले 24 घंटे में 61 रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 4 लोगों की मृत्यु हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 71,997 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। विश्व में कोविड वैक्सीन के कुल उत्पादन का 3/4 उत्पादन विश्व व्यापार संगठन के 5 सदस्य देशों में हुआ है। संगठन की महानिदेशक नागोजी ओंकोजा इवियला ने कहा कि इस वर्ष की वैक्सीन का लगभग 75% उत्पादन भारत, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और चीन में हुआ है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन का उत्पादन पूरी तरह केंद्रीकृत बना हुआ है। वे कल कोविड वैक्सीन की एक समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए वैक्सीन उत्पादन का विस्तार विषय पर एक उच्चस्तरीय संवाद को संबोधित कर रही थीं। सुश्री ओंकोजो इवियला ने कहा कि वैक्सीन की असमान पहुंच ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के संतुलित रूप से बहाल न होने का प्रमुख कारण है। इसी की वजह से विकसित देशों की अर्थव्यवस्था जल्दी बहाल हो रही है, जबकि अन्य देश काफी पीछे हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर SN कुरील ने कहा कि यदि देश के 1/3 युवाओं का टीकाकरण हो जाए तो कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसका अगर हम 70% भी वैक्सीनेट कर ले गए दिसंबर से पहले तो कोरोना की तीसरी लहर को डेफिनेटली रोका जा सकता। और यही नहीं, वैक्सीनेशन लेने के बाद भी जो बच्चों को घर पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कुछ दिनों में ही जल्दी बच्चों के लिए सुरक्षित वैक्सीन भी आ जाएगी और तब सारे बच्चों को वैक्सीनेट करना ही एक अच्छा विकल्प होगा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह सादगी के साथ आयोजित करने के लिए तैयार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट ने खेलों के प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। देश में अब तक 41 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत विश्व के 75% कोरोना रोधी टीकों का उत्पादन करने वाले विश्व व्यापार संगठन के 5 सदस्य देशों में फ्रांस से 3 राफाल लड़ाकू विमानों की नई खेप कल भारत पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया।
अमरीकी सांसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एक्सचेंज पर हाल के साइबर हमले के लिए चीन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया है। ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। इस समय राज्य में 58,189 ग्राम पंचायतें मौजूद हैं। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि सभी 58,189 ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर या सहायक की नियुक्ति की जाएगी। इस तरह से लगभग 1.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये पंचायत सहायक पंचायत भवन या ग्रामीण सचिवालय में बैठकर पंचायत के जरूरी काम करेंगे और जिन ग्राम पंचायतों में ये भवन नहीं होंगे या टूटी फूटी दशा में होंगे वहां उनका निर्माण अथवा मरम्मत की जाएगी। इन पंचायत सहायकों को प्रतिमाह 6,000 रुपए वेतन मिलेगा। राज्य सरकार ने लगभग 40 लाख अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को भी मुख्यमंत्री आरोग्य योजना का लाभ देने का फैसला किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। लोकसभा में आज अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पेश किए जाने के लिए निर्धारित है। इस विधेयक में अंतर्देशीय जलमार्गों और नौ परिवहन से संबंधित कानून लागू करने में एकरूपता लाने के माध्यम से किफायती और सुरक्षित परिवहन और व्यापार को बढ़ावा देने का प्रावधान है। लोकसभा की कार्यसूची के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पेश करेंगे। इस विधेयक में राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जनता के जानमाल की रक्षा करने के लिए अनिवार्य रक्षा सेवाओं के रखरखाव का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 विचार करने और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगी। राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव मीडिया में आई खबरों के अनुसार कुछ व्यक्तियों के फोन डाटा की गोपनीयता भंग करने के बारे में वक्तव्य देंगे। इसके अलावा नौ चालन के लिए समुद्री सहायता विधेयक 2021 पर आगे चर्चा होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम से देश में मुस्लिम आबादी पर असर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत अपने अल्पसंख्यक समुदाय की लंबे समय से समुचित तरीके से देखभाल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा करने में विफल रहा है। गुवाहाटी में श्री भागवत ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के साथ एनआरसी और सीएए पर लिखी एक पुस्तक का विमोचन किया। श्री भागवत ने संविधान के अनुसार नागरिकों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने पर बल दिया। सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। ये किसी के खिलाफ नहीं है, परंतु बात जब जाती है तो भी जाना ही है उसको, सरकार करेगी ये सब, तो ये पॉलिटिकल डोमेन में जाएगा। और है जैसी पॉलिटिक्स की स्थिति, उसमें इसका केवल पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से विचार होगा, अथवा उसी को हवा देने के लिए कुछ लोग सीधा इस नैरेशन को कम्युनल लाइन्स पर लाके लोगों में डाल देंगे। 3 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस में इस्त्रा वायुसेना केंद्र से उड़ान भरने के बाद कल शाम भारत पहुंच गए। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट में कहा है कि संयुक्त अरब अमारात की वायुसेना ने इन विमानों में उड़ान के दौरान ही ईंधन भरे जाने की सुविधा प्रदान की, जिसकी भारत ने सराहना की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने कल ओडिशा तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह से हवा में मार करने में सक्षम नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण जमीन आधारित प्लेटफॉर्म से किया गया, जिसके साथ बहुउद्देशीय रडार, कमांड, नियंत्रण और संचार प्रणाली तथा लॉन्चर जैसी सभी प्रणालियां लगी हैं। ये मिसाइल प्रणाली डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला ने विकसित की है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने अपेक्षित लक्ष्य हासिल किए।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने की कुंजी है। डॉक्टर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर समीक्षा समिति की रिपोर्ट जारी करने के बाद ये बात कही। ये रिपोर्ट भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अनिल काकोदकर के नेतृत्व में तैयार की गई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत अब 44 देशों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है तथा आगामी दिनों में ये संख्या और बढ़ेगी। मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत की 4 दिन की यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों मंत्रियों के द्विपक्षीय सहयोग के समूचे विषयों की समीक्षा भी किए जाने की संभावना है। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों में और तेजी आने की उम्मीद है। इस दौरान सामुदायिक विकास परियोजना के उच्च प्रभाव संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर होंगे। ये परियोजना मालदीव में भारतीय अनुदान सहायता से लागू की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अब्दुल्ला शाहिद की यात्रा से कई वैश्विक चुनौतियों के बारे में उनके विचार साझा करने का अवसर उपलब्ध होगा। श्री शाहिद संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार किसी देश की यात्रा पर भारत आए हैं। अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से हाल में माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एक्सचेंज पर साइबर हमले के लिए चीन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। रिपब्लिकन सांसद माइक रोजर्स ने राष्ट्रपति बाइडेन को पत्र लिखकर कार्यकारी आदेश में प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए चीन के खिलाफ कठोर प्रतिबंध लगाने को कहा है। उन्होंने कहा कि 2015 के कार्यकारी आदेश में अमेरिका के खिलाफ द्वेष से साइबर गतिविधियों के लिए जिम्मेदार लोगों और देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों का प्रावधान है। श्री रोजर्स ने कहा कि रूस की तुलना में चीन को दंडित करने में दोहरा रवैया अपनाया जाता रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है। सोमवार को अमेरिका और इसके सहयोगी देशों ने चीन पर माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सर्वर हैक करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि चीनी सरकार से सहयोग प्राप्त साइबर अपराधियों ने इसे अंजाम दिया। अमेरिकी सांसद ने सार्वजनिक रूप से चीन की निंदा का स्वागत किया है, लेकिन इसके साथ कठोर प्रतिबंधों को भी जरूरी बताया है। मुंबई में अत्यधिक तेज वर्षा से लंबी दूरी की रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। मुंबई आने वाली या मुंबई से जाने वाली लगभग सभी रेलगाड़ियां या तो रद्द कर दी गई हैं या उनकी यात्रा दूरी कम कर दी गई है या मार्ग बदल दिए गए हैं। मुंबई और उपनगरीय इलाकों में कई स्थानों पर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हुई है। इस बीच मुंबई में आज बादल छाए रहने और तेज बारिश की संभावना है। और अब देश के अन्य भागों में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, मध्यम बारिश हो सकती है। कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार गरज के साथ तेज बारिश हो सकती है। श्रीनगर में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, तापमान 15 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में दोपहर और शाम या रात को बादल छाए रहेंगे, तापमान 28 से 33 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। लेह में भी बादल छाए रह सकते हैं, तापमान 7 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में मौसम सुहाना रहेगा, तापमान 15 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा, तापमान 18 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गुवाहाटी में आसमान साफ रहेगा, दोपहर बाद कुछ स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इम्फाल में बादल छाए रहेंगे, सामान्य बारिश भी हो सकती है, तापमान 22 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। शिलंग में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। आइजोल में बादल छाए रहने के आसार हैं, न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोहिमा में बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। ईटानगर में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। अगरतला में बादल छाए रहेंगे, 1 या 2 बार बारिश हो सकती है।
तापमान के 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने के आसार हैं। पोर्ट ब्लेयर में भी बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ 1-2 बार बारिश हो सकती है। वहां तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। और देवेंद्र, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी चंद्रिका, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उठे दावों और उन पर राजनीति आज के अखबारों में सुर्खियों में है। केंद्र और विपक्ष तथा राज्यों के आरोप प्रत्यारोप अलग अलग शीर्षकों से दिए गए हैं। पंजाब में राजनीतिक गहमागहमी भी अखबारों की सुर्खियां बनी है। सत्तारूढ़ दल के भीतर की कलह खुलकर सामने आई, लिखता है राष्ट्रीय सहारा। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल नियम में बड़ा बदलाव भी सुर्खियों में है। दैनिक जागरण लिखता है, जम्मू कश्मीर के बाहर के दामाद भी होंगे स्थानीय निवासी, बेटियों के अधिकार सुरक्षित। अमर उजाला की सुर्खी है, दूसरे राज्यों में विवाह करने पर महिला के पति के साथ बच्चों को भी जम्मू कश्मीर में मिलेगा डोमिसाइल का अधिकार। अलग से जारी होगी अधिसूचना। हरिभूमि की बड़ी सुर्खी है, डीआरडीओ ने आकाश और टैंक नाशक मिसाइल के सफल परीक्षण की खबर पर लिखा है, व्यापकता से परखी गई मारक क्षमता। दैनिक भास्कर ने सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइल के सफल परीक्षण पर लिखा है, इससे सेना के लिए उत्पादन के लिए रास्ता साफ हुआ। हिन्दुस्तान ने लिखा है, 8 लेन का दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2023 तक तैयार हो जाएगा। अमर उजाला की खबर है, बाज नहीं आ रहा चीन, लद्दाख के बाद उत्तराखंड में बढ़ाई सक्रियता। लद्दाख जैसे परिदृश्य से बचने के लिए भारतीय सेना ने उत्तराखंड में सैनिक तैनात किए। अखबार ने लिखा है, भारतीय सेना सतर्क। कल ईद के अवसर पर पड़ोसी देश के साथ मिठाई भेंट करते सीमा सुरक्षा बल के जवानों के चित्र कई अखबारों में हैं। पुलवामा के बाद पहली बार सरहद पर ईद की मिठाई का पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर आदान प्रदान किया गया। जनसत्ता की बड़ी सुर्खी है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, सीएए और नागरिक पंजीकरण से हिंदू मुसलमान का विभाजन नहीं, अल्पसंख्यकों का ध्यान रखा जाएगा। नवभारत टाइम्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अहमियत दी है, किराए पर ली गाड़ी तो बीमा भी ट्रांसफर माना जाएगा, हादसे पर इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा मुआवजा। पत्र लिखता है, यूपी रोडवेज ने किराए पर बस ली थी, हादसे पर बीमा कंपनी ने मुआवजा देने से किया था इनकार। अदालत ने कहा, किराए पर गाड़ी लेने वाला मालिक की तरह। प्रसिद्ध नाटककार, व्यंग्यकार, संगीत नाटक अकादमी और यश भारती सम्मान से अलंकृत उर्मिल कुमार थपलियाल के देहांत की खबर दैनिक भास्कर सहित कुछ अखबारों में है। दैनिक ट्रिब्यून ने अगले 3-4 दिन तक पश्चिमी और मध्य भारत में भारी वर्षा के अनुमान के साथ लिखा है, दिल्ली में कहीं कहीं हो सकती है बारिश। दिल्ली के त्रिलोकपुरी पर सबसे छोटे और अहम हिस्से पर मेट्रो का ट्रायल शुरू, हफ्ते भर में होगी शुरुआत, लिखा है अमर उजाला ने। अखबारों ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणामों को अंतिम रूप देने की समय सीमा इस महीने की 22 तारीख से बढ़ाकर 25 तारीख करने को भी महत्व दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह सादगी के साथ आयोजित करने के लिए तैयार। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स ने खेलों के प्रसारण के लिए व्यापक प्रबंध किए। देश में अब तक 41 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। भारत विश्व के 75% कोरोना रोधी टीकों का उत्पादन करने वाले विश्व व्यापार संगठन के 5 सदस्य देशों में। फ्रांस से 3 रफाल लड़ाकू विमानों की नई खेप कल भारत पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया और अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से माइक्रोसॉफ्ट ईमेल एक्सचेंज पर हाल के साइबर हमले के लिए चीन पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।